डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर मैट्रिक्स में हम लोग 4 लेक्चर्स स्टडी कर चुके हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड जो है एडिशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, कुछ क्वेश्चंस के बारे में लर्न किया गया है। ठीक है, उसी में मल्टीप्लिकेशन के ही टॉपिक में एक विशेष प्रकार के प्रश्न जो आपके जो है कुछ हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और आते भी रहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग उन्हीं बिंदु पे चर्चा, एक आध दो सवाल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर जो टॉपिक होगी वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन सब के बारे में जो है लर्न किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका है, इफ a इज इक्वल टू 3 - 4 1 - 1 देन प्रूव दैट a पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n - 4n n 1 - 2। आप इसको क्वेश्चन को देखें, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n, यानी n के प्रत्येक मान के लिए आप देखें तो केवल a दिया है और आपसे पूछा जा रहा है a के पावर n की बात। किसकी बात पूछी जा रही है? a के पावर n की बात, यानी n आपका 10, 15, 20, 25, 100 कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें? आपको याद होगा, आप जो है क्लास 11th में, प्रीवियस क्लास में एक चैप्टर्स पढ़े हुए हैं कि उसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, गणितीय आगमन का सिद्धांत, जिसमें क्या पढ़ा गया है, किसी भी एक्सप्रेशन, व्यंजक को या इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, n के प्रत्येक मान के लिए दिखाने के लिए केवल आप 1 पर प्रूफ करते हैं, k पर मानते हैं, और k + 1 पर अगर बातें सत्य हो जाती हैं तो आप कहते हो दिस इज इक्वेशन ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n। ठीक है, सेम आप मेथड यहां भी लगा सकते हो कि इसको हम 1 पर चेक कर लें, k पर पावर के रूप में चेक कर लें, k + 1 पर चेक कर लें, उसके बाद अगर ये तीनों पे लागू होता है, तीनों पे क्या, k पर लेट ही करेंगे, आप मानना पड़ेगा, तो 1 और k + 1 पर अगर लागू होता है तो इनके प्रत्येक मान के लिए। ठीक है, दूसरी विधि क्या है, मल्टीप्लिकेशन, हम लोग मैट्रिक्स का पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? a पावर 1 दिया गया है, a के पावर 2 याद कर लें, a² a³ याद कर लें, और अगर a² a³ में सिमिलरिटी देखें और उसी सिमिलरिटी को दिए गए पावर n के रूप में संतुष्ट करा ले जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि n के प्रत्येक मान के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक सीरीज में हम लोग 1, 2, 3 ऐसे 4 पदों को लिखते हैं, बाकी सबको डॉट डॉट कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सिंस a इज इक्वल टू कितना है, 3 - 4 1 - 2, इसलिए a² बराबर a इंटू a, 3 - 4 1 - 1। ठीक है ना। अब आप देखें, इसी को आप दिए गए मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं, दिए गए मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 1 + 2 × 1, 3 को 1 + 2 × 1, 2 1 जा 2 1 3, इनको लिख सकते हैं -4 × 1, इनको लिख सकते हैं 1 × n, और इनको लिख सकते हैं 1 - 2 × 1। आप चेक कर लें, जो आपको पावर n में लाना है, सेम वही प्रॉपर्टी फॉलो कराने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और a² अगर हम याद करें, 3 - 4 1 - 1 होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9 होगा, -4 का 1 में -4 होगा, 3 का -4 में -12 होगा, -4 का -1 में +4 होगा। चेक कर ले, 3 4 जा -12 हो जा, माइनस में है, -4 यानी +4, 1 का 3 से 3 होगा, -1 का -1 हो जाएगा, 1 का 4 से -4 होगा, -+1, यानी इसका मान क्या आएगा, 5 - 8 2 - 3। क्या इनको हम दिए गए पावर n के रूप में लिख सकते हैं?
1 प्लस 2 इंटू 1 कहा गया तो 1 प्लस 2 इंटू 2 आएगा 5, माइनस 4 इंटू 2 ये भी आना चाहिए, 1 इंटू 2 ये भी आना चाहिए, 1 माइनस 2 इंटू 2। ये जो सेट किया जा रहा है ये केवल आपके पावर n को दिखाने में। कैसे दिखाएंगे? हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 में अगर पावर 1 है तो सभी का जो टर्म मल्टीप्लिकेशन का है वो 1 है, ठीक है। अगर पावर 2 है तो सभी टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन टर्म है वो कितना है? 2 है, ठीक है। अब इसके बाद अगर एक क्यूब हमारा सभी मल्टीप्लिकेशन की जो टर्म है वो क्या आ जाए? 3 आ जाए, तो फिर हम सिमिलरिटी दिखा सकते हैं। तो देखें ए स्क्वायर का मान 5 माइनस 8 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4 1 माइनस 1 क्या होगा? 5 3 जा 15 माइनस 8 1 यानी माइनस 8, 5 4 जा माइनस 20 माइनस 8 यानी प्लस 8, 2 3 जा 6 और माइनस 3 1 जा माइनस 3, 2 4 जा माइनस 8 माइनस 3 माइनस 8 प्लस 3 क्या आएगा? 7 क्या आना चाहिए? 7 यहाँ क्या आना चाहिए? माइनस 12, यहाँ क्या आना चाहिए? 3 और यहाँ क्या आना चाहिए? माइनस 5। देखे जा ये क्या सेट होता है। 7 को आप लिख सकते हो 1 प्लस 2 इंटू 3 और 8 12 को लिख सकते हो क्या? माइनस 12 को माइनस 4 इंटू 3, 3 को आप लिख सकते हो 1 इंटू 3, माइनस 5 को 1 माइनस 2 इंटू 3, 1 माइनस 2 इंटू 3, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप इक्वेशन नंबर 3 देखें तो ए क्यूब में सभी मल्टीप्लिकेशन की टर्म पर क्या है? 3 है, ठीक है। आप कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी कैन से, हम कह सकते हैं क्या? क्या कह सकते हैं आप बताओ? हम लोग कह सकते हैं कि a के पावर 4 अगर हो, अगर a के पावर 4 हो तो 1 प्लस 2 इंटू 4 होगा, माइनस 4 इंटू 4 होगा, 1 इंटू 4 होगा, 1 माइनस 2 इंटू 4 होगा अगर a के पावर 4 हो तो। इसी प्रकार डॉट डॉट अगर किया जाए, ठीक है। अगर a के पावर n है तो 1 प्लस 2 इंटू n होगा, माइनस 4 इंटू n होगा, 1 इंटू n होगा, 1 माइनस 2 इंटू n होगा, ठीक है। और यही आपको प्रूफ करना था। ये थोड़ा सिंपल इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में भी आप लगाते हैं और लगा भी सकते हैं। आप चाहे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड लगाएं और चाहे आप ये प्रोसेस लगा दें, ठीक है। इस प्रकार से आप दिए गए जो है यंत्र पावर के रूप में टर्म को सॉल्व कर सकते हैं। इसी से संबंधित और कुछ प्रश्न के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये दिया गया है ए अल्फा। अल्फा केवल ये है कि उसका एंगल अल्फा से रिलेटेड है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? देन प्रूफ देखो ए अल्फा की पावर ये क्या लाना है? ए अल्फा की पावर एन की वैल्यू लानी है आपको कॉस एन अल्फा, कॉस एन अल्फा, साइन एन अल्फा
माइनस साइन एन अल्फा और कॉस एन अल्फा। ठीक है, अब देखते हैं इसके सोल्यूशन में। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन यहाँ ऐड कर सकते हैं और इसी को बिलोंग टू कैपिटल एन नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखें सेम ये प्रोसेस है। अल्फा कोई रूट नहीं है, अल्फा बेस है, अल्फा कोण की पहचान बता रहा है, आप उसको ए भी मान लिख सकते हैं। ठीक है, ए अल्फा दिया गया है, ए अल्फा पावर एन को प्रूव करना है। आप करेंगे क्या, ए अल्फा निकालेंगे, ए अल्फा दिया गया है, ए अल्फा स्क्वायर, ए अल्फा क्यूब। अगर सिमिलरिटी मिल रही है तो उसी प्रकार से हम ए अल्फा पावर एन को भी कह सकते हैं आसानी तरीके से। तो देखें, सिंस ए अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये होगा। इसी को आप जो है इनके टर्म के अनुसार अगर लिखना चाहें तो कॉस 1 इंटू अल्फा साइन 1 इंटू अल्फा ए अल्फा के पावर 1। ठीक है, माइनस साइन 1 इंटू अल्फा cos 1 इंटू अल्फा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ए अल्फा स्क्वायर का मतलब हो गया ए अल्फा इंटू ए अल्फा, और ए अल्फा का मतलब cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा मल्टीप्लाई बाई cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। इस तरीके से आपको ए स्क्वायर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कराएं तो क्या मिलेगा, cos अल्फा का cos अल्फा से गुणा cos स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा के माइनस साइन यानी माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट रो पे चलते हैं, cos अल्फा का साइन अल्फा से गुणा तो ये हो जाएगा साइन अल्फा cos अल्फा, साइन अल्फा का cos से गुणा तो cos अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन का cos से तो माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, cos अल्फा से माइनस तो माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, माइनस साइन अल्फा का अल्फा से तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस cos स्क्वायर अल्फा आएगा। ठीक है, इसको अगर देखें तो ये आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में है, जिसका मान cos 2 थीटा होगा। इसका मतलब यहाँ cos 2 अल्फा होगा, साइन अल्फा cos अल्फा साइन अल्फा साइन ए प्लस बी लगा सकते हैं, या 2 साइन अल्फा cos अल्फा साइन 2 अल्फा तब भी होगा, और साइन ए प्लस बी से साइन 2 अल्फा तब भी होगा। यहाँ भी वही होगा, माइनस साइन तो माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ हो जाएगा cos 2 अल्फा। ठीक है, इसका मतलब जब आप ए अल्फा का स्क्वायर ज्ञात किए हैं तो क्या आया है, cos क्या आया है 2 इंटू अल्फा साइन 2 इंटू अल्फा माइनस साइन 2 इंटू अल्फा और cos 2 इंटू अल्फा। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, ए अल्फा क्यूब। ए अल्फा क्यूब को आप लिख सकते हो ए अल्फा स्क्वायर इंटू ए अल्फा। ठीक है, ए अल्फा स्क्वायर का मतलब cos 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा और cos 2 अल्फा का मल्टीप्लाई होगा cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराइए, देखिए कितना आता है। cos 2 अल्फा का cos अल्फा से गुणा cos 2 अल्फा cos अल्फा, साइन 2 अल्फा के माइनस साइन अल्फा से तो माइनस साइन 2 अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, cos 2 अल्फा का साइन अल्फा से मल्टीप्लाई तो cos 2 अल्फा साइन अल्फा, साइन 2 अल्फा से cos में तो साइन 2 अल्फा और cos।
माइनस साइन 2 अल्फा से कास में, तो माइनस साइन 2 अल्फा कास अल्फा, और कॉस 2 अल्फा से साइन में, तो माइनस कॉस 2 अल्फा साइन अल्फा। नेक्स्ट माइनस साइन 2 अल्फा का साइन में, तो माइनस साइन 2 अल्फा साइन अल्फा, और फिर प्लस कॉस 2 अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन, क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होगा, और कॉस ए प्लस बी क्या आएगा 3 अल्फा, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होगा और आएगा साइन 3 अल्फा। माइनस कॉमन ले लें तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन 3 अल्फा आपका आएगा, और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का मान आएगा कॉस 3 अल्फा। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप देखें तो कॉस 3 अल्फा जो आपका हुआ वो 3 इंटू अल्फा है, जो साइन 3 अल्फा हुआ 3 इंटू अल्फा है, माइनस साइन 3 अल्फा 3 इंटू अल्फा है, और कॉस 3 इंटू अल्फा है। अब आप देखिए जब ए अल्फा की पावर 3 है, ए अल्फा की पावर 3 है, तो सभी के गुणांक में क्या आ रहा है, पूर्णांक में 3 आ रहा है। जब अल्फा के पावर 2 है तो सभी के पूर्णांक में 2 आ रहा है, और जब अल्फा के पावर 1 है तो सभी के पूर्णांक में 1 आ रहा है। आप कह सकते हो सिमिलरली अगर ए अल्फा के पावर 4 चाहिए तो क्या मिलेगा, cos 4 अल्फा साइन 4 अल्फा माइनस साइन 4 अल्फा और cos 4। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, अगर ए अल्फा के पावर n चाहिए तो क्या हो जाएगा, cos n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा और cos n अल्फा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इस प्रकार से आपकी बुक्स में और तरीकों के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लगाने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। प्रॉब्लम होने पर आप क्वेश्चन को ज़रूर सेंड कीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को व्हाट्सएप में या कमेंट बॉक्स में सेंड करते हैं उनका जवाब उनको देने का प्रयास किया जाता है और दिया भी जा रहा है। तो ऐसा करें, जो लोग भी वीडियोस को देखें, अगर उनको किसी भी तरीके से कोई भी संबंधित क्वेश्चन से प्रॉब्लम है तो ज़रूर व्हाट्सएप पर जो है उसमें क्वेश्चन को सेंड करें, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके, जिससे आपके इस कह सकते हो विपत्ति काल में या जैसा भी आपका समय है, जो भी स्टडी हो रही है उसका कुछ आपको लाभ प्राप्त हो सके। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट आपका है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हो गया आव्यूह, परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह क्या होता है, देखिए इसकी हिंदी क्या है, परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी दिए गए वर्ग आव्यूह को, क्या हम कह सकते हैं, किसी भी दिए गए आव्यूह को पंक्ति को स्तंभ बना दिया जाए, पंक्ति को क्या बनाया जाए, स्तंभ बना दिया जाए, और स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाए, तो उस प्रकार का जो प्राप्त आव्यूह है वो दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसका मतलब अगर हम आप समझें इसको तो कैसे होगा, इफ अ मैट्रिक्स Aij m क्रॉस n, क्या है, m क्रॉस n, देन ट्रांसपोज
ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए जे आई हो जाएगा और एन क्रॉस एम हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एन का एन क्रॉस एम हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो है ट्रांसपोज बना सकते हैं। इसका मतलब जो पंक्ति है उसको स्तंभ और जो स्तंभ है उसको पंक्ति बनाया जाएगा, ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पावर टी या ए डैश। दो तरीके से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। कहीं पर आपको ए के पावर टी के रूप में दिखेगा तब भी आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा, और अगर कहीं ए डैश लिखा है तब भी वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा। कैसे देखते हैं, बस इतना केवल इसका मकसद है, कोई प्रकार का जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हम दिए गए अवयव के पंक्तियों को स्तंभ बना दे और स्तंभ को पंक्ति बना दे तो जो प्राप्त अवयव होगा वो दिए गए अवयव का क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा, परिवर्त कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स अगर मान लेते हैं दिया गया है, इफ ए इज इक्वल टू क्या है 2 - 3 3 2 - 3 3 104 104, देन ट्रांसपोज ऑफ ए, दैट मीन्स ए के पावर टी या इसी को कह लें ए डैश, क्या होगा, पंक्ति आपका 2 - 3 3 है, उसको स्तंभ बनाए तो 2 - 3 3 हो जाएगा। 104 को स्तंभ बना दे तो 10 क्या हो जाएगा। इस प्रकार से जो मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है सिंगुलर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके पहले हम लोग ये देख लें, थोड़ा सा इसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये क्या है, प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं इसके। पहला, अगर किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, परिवर्त का परिवर्त लिया जाए तो हमें वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। जैसे इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन है तो ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा ए जे आई एन क्रॉस एम होगा, एन क्रॉस एम, और ए डैश का डैश फिर से इसका ट्रांसपोज ले लें तो फिर ये ए आई जे एम क्रॉस एन हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 आप कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, ए डैश का डैश, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन ए डैश का डैश यानी जो है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें है, अगर किन्हीं भी दो अवयवों के योगफल का ट्रांसपोज लिया जाए तो उनके अलग अलग अवयवों के ट्रांसपोज के योगफल के बराबर होगा, ठीक है। अगर किसी भी दो मैट्रिक्स के योगफल का ट्रांसपोज लिया जाए तो उनके अलग अलग मैट्रिक्सों के ट्रांसपोज के योगफल के बराबर होगा। इसको भी आप किसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें जो आपको पढ़नी है, जो तीसरी प्रॉपर्टी पढ़नी है कि अगर किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के गुणनफल का ट्रांसपोज लिया जाए तो उनके व्युत्क्रम मैट्रिक्स के, या व्युत्क्रम कह लें कि उनके क्रम बदलने पर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर होगा। दैट मीन्स ए बी का जो डैश होगा वो बी डैश ए डैश होगा, ना कि ए डैश बी डैश होगा। ये थोड़ा सा आपको समझने की बात होनी चाहिए। कैसे देखते हैं, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन है एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे
n क्रॉस p है, ठीक है। इसलिए a डॉट b मान लेते हैं, आपका क्या आएगा, a डॉट b आएगा Cij m क्रॉस p आएगा, ऐसा कुछ आएगा। अगर इसका ट्रांसपोज ले लिया जाए, a डॉट b का ट्रांसपोज, तो Cji p क्रॉस m होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आप बताएं a डैश क्या होगा, a डैश हो जाएगा Aj n क्रॉस m, और b डैश क्या होगा, Bji p क्रॉस n, क्या हो जाएगा, p क्रॉस n हो जाएगा, ठीक है। इसलिए b डैश a डैश का मतलब क्या होगा, Bji p क्रॉस n इंटू Aj n क्रॉस m, और ये आपका जो मिलेगा वो Cij n से n कटा p क्रॉस m मिला, क्या मिला, p क्रॉस m मिलेगा। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से इसको आप स्पष्ट कर सकते हैं, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड a डॉट b का होल डैश बराबर b डॉट a डॉट। आप जरा सोचे क्यों नहीं a डैश डॉट b डैश हुआ, क्यों, क्योंकि गुणा की जो प्रॉपर्टी है, गुणा की जो शर्त है वो संतुष्ट नहीं होती है, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, इसको अभी तक आपने देखा। अब नेक्स्ट चलते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। इन सभी प्रॉपर्टीज का ऐसा नहीं है कि काम नहीं लगेगा, कुछ छोटे प्रश्न और इनवर्स जब आप ज्ञात करेंगे तो आपके इन प्रॉपर्टीज का काम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको क्या कहते हैं, सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होता है, ट्रांसपोज अभी आपने पढ़ा है ना, अभी आपने ट्रांसपोज पढ़ा है। सममित आव्यूह का मतलब होता है कि किसी भी दिए गए आव्यूह का ट्रांसपोज भी अगर वही मैट्रिक्स हो, जो मैट्रिक्स दिया गया है उसका ट्रांसपोज ज्ञात करने पर वही मैट्रिक्स प्राप्त हो, तब हम क्या कहेंगे, वह जो दिया गया मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे इसको परिभाषित करते हैं, इफ एनी मैट्रिक्स ए, या इसी को कह सकते हैं इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए बी, सिंपल भाषा में इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए विल आल्सो बी, या इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए। सिमिलरली भाषा में, सिंपली भाषा में हो जाएगा कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर ए मिलता है, देन द गिवन मैट्रिक्स कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर किसी भी आप दिए गए आव्यूह का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है तब हम उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इस नेक्स्ट आपका इसमें है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या है, इसको कहते हैं विषम सममित आव्यूह। ये क्या है, तो इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू माइनस ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसी को आप जो है आसान भाषा में लिख सकते हैं ए डैश बराबर ए हो, ठीक है। तो यदि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स माइनस ए हो तब हम उसको कहते हैं कि दिया गया मैट्रिक्स
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसी को हम लिख दें इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, देन द गिवन मैट्रिक्स called skew symmetric matrix। ठीक है, देन आपका जो है मैट्रिक्स कॉल्ड क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों से संबंधित एक आपका थ्योरम है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनी मैट्रिक्स कैन बी represents the sum of symmetric and skew symmetric। यानी जो है कोई भी आव्यूह सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के बराबर होता है, ये प्रूव करना। कोई मैट्रिक्स आप ले ले, वो क्या होता है, वो जो आपका है विषम सममित और सममित के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें देखें कैसे आप इसको प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे होगा, प्रूव करते समय जो है आप ये मान ले कि माना कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और कोई एक स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसा कुछ मान लिया गया। तो देखिए लेट A इज इक्वल टू P प्लस Q, where P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एंड Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मान लिया गया कि जो है A इज इक्वल टू क्या है, P प्लस Q है, जहां पे P आपका क्या है, सिमेट्रिक है, और Q आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, देन अगर A डैश ज्ञात करना हो तो P प्लस Q का होल डैश हो गया, और P डैश प्लस Q डैश हो गया, और P डैश P होगा और Q डैश माइनस Q होगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा है कि P इज अ सिमेट्रिक, यानी P डैश इज इक्वल टू P, Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, यानी Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q। अब आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को देखें तो आप कहते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, आप सोचे क्यों ऐसा ऐड किया जा रहा है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, कैसे क्यों कर रहे हैं ऐसा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो आप P और Q माने हैं, तो P और Q को इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आपने माना है, लेकिन P और Q मान क्या है, क्यों? क्योंकि आपके पास केवल A है, केवल एक मैट्रिक्स A है। P और Q वेरिएबल है, वेरिएबल को आपको हटाना जरूरी है, हटा करके दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार लाना जरूरी है। इसलिए जो है इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो A प्लस A डैश बराबर Q से Q कटेगा, 2P होगा। इसका मतलब P बराबर A प्लस A डैश अपान 2। P बराबर क्या होगा, A प्लस A डैश अपान Q। अगेन इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, ऐसा अगर कर दें तो क्या होगा, A माइनस A डैश, अब की बार P कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा 2Q। इसका मतलब Q बराबर A माइनस A डैश अपान 2। देखें जो आपका P और Q आया वो केवल दिए गए मैट्रिक्स पर डिपेंड है, A पर। ट्रांसपोज तो उसका A डैश है ना, A रहेगा तो A डैश मिल जाएगा। इसका मतलब जो आप A इज इक्वल टू लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, A इज इक्वल टू P का मतलब हो गया A प्लस A डैश अपान 2 प्लस A माइनस A डैश अपान 2। इस प्रकार से हमारा जो थ्योरम बनता है ये फाइनली थ्योरम बनता है। ठीक है, यानी किसी भी मैट्रिक्स को
हम उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, जिसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी अगर कहा जाए आपसे, कह दिया जाए कि दिए गए मैट्रिक्स को सिद्ध कीजिए क्या सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के योगफल के बराबर है, तो आप ये प्रूव करेंगे a बराबर a प्लस a डैश बाई टू प्लस a माइनस a डैश बाई टू। अगर a आता है तो हमारा रिजल्ट प्रूफ होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हो गया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और इसकी जो है थ्योरम।